हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 मोल कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 14। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पीओएसी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि ना इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत, ना इक्वेशन को बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत। डायरेक्टली आप पीओएसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस भी दिए हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दैट इज पीओएसी में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, बढ़ते फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह फिर आएंगे, है ना, आने वाले चैप्टर्स में। अच्छा, मैं इसका पीवाईक्यू भी लेकर आऊंगा। पीवाईक्यू भी मैं आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं, तो जो बच्चे ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया हो वो पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात समझे, atom can neither be created nor be destroyed, it simply changes from one form to another। ये बात को ध्यान रखें कि ये जो हम कहते हैं कि एटम इज कंजर्व्ड, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम इज, बोलो क्या है, कंजर्व्ड। तो जब एटम इज कंजर्व्ड की बात करते हैं तो ये देखो पीओएसी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एंड यहां पे कहा है कि विच मीन्स दैट number of moles of atom of each element in reactant and product must be, बोलो क्या होता है, इक्वल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व्ड होता है। जितना एटम रिएक्टेंट में कंज्यूम होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा। जितना भी एटम रिएक्टेंट में कंज्यूम होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर मैं एक इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है, क्लियर, और इस रिएक्टेंट से जो मेरा बन रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो यहां पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, है ना, इक्वल टू किसके, रिएक्टेंट के, जो आएंगे वो हमेशा किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ, बोलो क्या लिखा है, प्रोडक्ट। ये हमेशा बराबर आएंगे, इसमें कभी भी कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है ना। जरा इसको अपन सजा के बनाते हैं, बहुत आराम से समझो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं मैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज। बहुत अच्छे लेवल के सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, है, इसको क्या हो गया, हाँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो हमेशा प्रोडक्ट में एटम्स के बराबर होंगे। सर नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है ना, तो जब अपन नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं ना, तो उसमें मेरे पास बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट पढ़े अपन कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका होता है, बड़ा सिंपल। ये होता है एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका जब अपन बात करें यहाँ पे तो ये आ जाता है आपका मोल इंटू एन एवोगेड्रोस नंबर और इंटू एटॉमिसिटी। बड़ा सिंपल तरीका है ना। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन इंटू, बोलो क्या होता है, एटॉमिसिटी। और नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं मैं वेट अपॉन जीएमएम इंटू एन इंटू, बोलो क्या होगा, एटॉमिसिटी, इंटू अपॉन में एटॉमिसिटी। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसी का यूज करके मैं पीओएसी समझाने वाला हूं आपको आज। इसी का यूज करके मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, पीओएसी। नंबर ऑफ एटम्स जो दिख रहे हैं इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी। और इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, थोड़ा सा जरा अपन यहाँ पे सितारे वितारे लगा दें और एक हमारे
है ना, स्टार वाले भाई को लिया है। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूं आपसे, तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझे, यहां आपको इक्वेशन को क्या नहीं करना पड़ता है, बैलेंस नहीं करना पड़ता है। आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सजा के लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बात समझे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा इक्वेशन की जानकारी नहीं है, बैलेंसिंग कैसे करना है क्या नहीं करना है, वहां पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस नहीं करोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझे, इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे अच्छी बात पीओएसी का यही है, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सर अप्लाई कैसे होगा जरा वो बताइए। तो अप्लाई कैसे होगा तो जरा देखते हैं अपन कैसे अप्लाई होता है, समझते हैं पीओएसी। तो देखो ध्यान से, जैसे मानो मेरे पास एक एग्जांपल यहां पर है, लेट से मैं कहता हूं H2 प्लस O2 और दोनों से मिलकर मैंने बनाया H2O, बना दिया। अब मैंने यह इक्वेशन बैलेंस नहीं की, मुझे जरूरत भी नहीं इक्वेशन को बैलेंस करने की। मेरे हिसाब से मुझे पता है कि रिएक्टेंट के जो एटम्स है और जो प्रोडक्ट के एटम्स है वो कंजर्व्ड है। मतलब कि जितना एटम रिएक्टेंट में कंज्यूम हुआ होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हुआ होगा। जितना भी मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट में क्या हुआ होगा, कंज्यूम, जितना भी मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट में क्या हुआ होगा, कंज्यूम, उतना ही एटम्स प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा। मेरी बात समझ आ रहे हैं। तो जैसे मैं यहां पे बात करता हूं कि यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या बोलो, पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम, अप्लाइंग पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम। पीओएसी को मैं किस पर अप्लाई कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम पे। तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखना, यहां मैं करूंगा 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मतलब एटॉमिसिटी, यहां पे ये जो 2 लिखा है मैंने ये एटॉमिसिटी है, यहां पे ये लगा रहा हूं मैं एटॉमिसिटी, है ना, इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम है वो H2O में गया ना। आपके जो हाइड्रोजन का एटम है वो किसके अंदर गया है, H2O में गया है। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, H2 की बात कर रहा हूं, 2 इंटू मोल्स ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, H2 की। यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं, H2 के बारे में, इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। अब अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेट ऑफ H2 अपॉन बोलो क्या आ जाएगा, GMM ऑफ H2। यहां पे आ जाएगा 2 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, GMM ऑफ H2O, ऐसा आएगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे, एटॉमिसिटी इंटू मोल्स ऑफ जो भी आपको कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल दिया है, एटॉमिसिटी इंटू मोल्स, जो भी कंपाउंड, जो भी मोल आपको दिया हुआ है, हमें उसको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आई। तो आप देखिए यहां पे मेरे पास एक सिंपल सा, मैंने जो पीओएसी है वो मैंने आपको लगाना सिखाया, पीओएसी मैंने लगाया। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, है ना। चलो पीओएसी अपन एक दो चीजों पे और लगाते हैं। लेट से मैं कहता हूं कि यहां पे मुझे पीओएसी अप्लाई करना है ना। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे इस टाइप से कि ऐसा दिया है, N2 दिया है प्लस 3H2 दिया है, या N2 के बाद दिया है H2। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है आपको। N2 यहाँ पे दिया H2 और यहाँ पर दिया NH3, ऐसा दिया, ये दिया। मुझे बोला सर पीओएसी लगाओ, मैंने कहा भाई अप्लाई, है ना, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आया मेरे अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या चीज, पीओएसी ऑन नाइट्रोजन, अप्लाइंग पीओएसी ऑन किस पे, नाइट्रोजन। पीओएसी में अप्लाई कर रहा हूं किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो मैं यहां पे लिखूंगा, देखो लिखूंगा 2 इंटू मोल्स ऑफ जो मेरा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी यहां पे 1 है ना,
इसलिए मैंने 1 ही लिखा है। 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या लिखा, NH3, है ना। अब और क्या लिख सकता हूं मोल्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू वेट ऑफ N2 अपॉन GMM ऑफ N2 इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा 1 इंटू वेट ऑफ NH3 अपॉन में बोलो क्या लिखूंगा मैं, GMM ऑफ बोलो क्या आ जाएगा, NH3। तो आप इस तरीके से POAC को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां पे जस्ट अप्लाई किया। बात समझे, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे बोला अप्लाई POAC ऑन नाइट्रोजन के बाद, अब देखो है ना, ये अपन ने अप्लाई किस पे करा था, नाइट्रोजन पे। अब मुझे बोला यहाँ पे अप्लाई POAC ऑन बोलो कौन, हाइड्रोजन। POAC को अप्लाई किस पे करना है, हाइड्रोजन पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 2 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मोल ऑफ क्या लिखा, हाइड्रोजन, बराबर आ जाएगा 3 इंटू मोल ऑफ NH3, 3 इंटू मोल ऑफ क्या लिखा मैंने, NH3। 2 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ क्या लिखा है, NH3। जिस पर अप्लाई कर रहे हो ना POAC, उसका एटॉमिसिटी लेना है। जैसे यहां हाइड्रोजन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन पे अप्लाई कर रहे हो तो एटॉमिसिटी देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे 3 इंटू मोल। अब क्या करूंगा मैं बताइए, अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू W ऑफ हाइड्रोजन अपॉन GMF ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू क्या लिखूंगा, W ऑफ NH3, है ना, अपॉन GMM ऑफ बोलो क्या लिखूंगा मैं, NH3। तो इस तरीके से POAC को अपन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलो और देखते हैं अपन, है ना। अपने पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखता हूं मैं, एक अच्छा वाला क्वेश्चन और कराता हूं इस टाइप से। और मेरे पास एक एग्जांपल और दिया, और एग्जांपल मेरे पास ऐसा दिया, NH3 दिया है, O2 दिया है, यहाँ पे NO दिया है, NH3 के बाद O2 दिया है, यहाँ पे दे रखा है मुझे NO, और मुझे दिया हुआ है H2O, है ना। अब मैं आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बात समझे, कितने मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आप मुझे POAC अप्लाई करके दिखाएं, है ना। ये क्यों नहीं हो रहा है, टाइमर का चला गया अपना, ठीक है। 1 मिनट, जरा बोर्ड अपना शायद अटक गया है। हाँ ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, और आप मुझे जो है POAC अप्लाई करके बताएं। POAC नाइट्रोजन पे अप्लाई करके बताएं और हाइड्रोजन पे। POAC आपको अप्लाई करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर। मैं आपको सोचने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का समय लीजिए, फिर मुझे बताइए कि हाँ सर हम POAC अप्लाई कर पाए कि नहीं। नाइट्रोजन और किस पे अप्लाई करें, हाइड्रोजन पे, है ना। अभी मैं बहुत सारे कराऊंगा, चिंता ना करें, क्वेश्चन आराम से कीजिए, 2 मिनट सोचिए उसके बारे में, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम अब, है ना। तो सबसे पहले मैं POAC अप्लाई कर रहा हूं यहां पर ऑन नाइट्रोजन। POAC ऑन मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। POAC ऑन नाइट्रोजन। तो जब POAC ऑन नाइट्रोजन की बात करें तो 1 इंटू मोल ऑफ NH3 बराबर 1 इंटू मोल ऑफ NO, है ना। 1 इंटू मोल ऑफ NO, एटॉमिसिटी 1 है दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू वेट ऑफ NH3 अपॉन GMM आया, इक्वल टू 1 इंटू, है ना, 1 इंटू यहां पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ NO अपॉन में बोलो कौन, GMM। तो ये मैंने पहला अप्लाई करा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। अब मुझे बोला सर POAC ऑन ऑक्सीजन अप्लाई करो। मैं कहता हूं ठीक है भाई, है ना, अपनों को अपना करना है POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन बोलो किसके ऊपर, ऑक्सीजन, है ना। POAC ऑन बोलो किस पर, ऑक्सीजन। करे अप्लाई। ऑक्सीजन आप देखो, आप रिएक्टेंट में कितनी जगह दिख रहा है, एक जगह, प्रोडक्ट में आपको जगह 2 जगह आया। रिएक्टेंट में एक जगह दिख रहा है और प्रोडक्ट में कितनी जगह, 2 जगह, तो पूरे पे अप्लाई होगा। तो अपन यहां लिखेंगे, अपन यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल ऑफ O2
2 इंटू मोल ऑफ O2 आ रहा है, बराबर बराबर 1 इंटू मोल ऑफ NO प्लस प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। अब मोल्स ऑफ H2O तो निकालना आ जाएगा, गिवन वेट बाय GMM। कोई मुझसे कहता है कि सर POAC हाइड्रोजन पे अप्लाई करके बताओ, कोई मुझसे कहता है POAC हाइड्रोजन पे अप्लाई करके बताओ, तो POAC ऑन किस पे अप्लाई करके बताओ, हाइड्रोजन। देखो जरा ध्यान से, तो POAC ऑन हाइड्रोजन की अगर बात करता, POAC ऑन किसकी बात करता मैं, हाइड्रोजन की। तो POAC ऑन हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो ध्यान से देख जरा क्या आएगा यहाँ पे, बताना मेरे को। NH3 आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ है ना, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में H2O में, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ H2O, 2 इंटू मोल ऑफ क्या लिखा है, H2O। तो इस तरीके से आप ये POAC को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पे। और बार बार कह रहा हूं, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट आया ही इसीलिए है क्योंकि अपने को इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन प्रोडक्ट पाए जाएंगे। रिएक्टेंट में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है वो हमेशा किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चलो बढ़ते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला सवाल मेरे पास आया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl एंड O2 फॉर्म्ड व्हेन 10 ग्राम ऑफ KClO3 स्ट्रांगली हीटेड, 10 ग्राम ऑफ KClO3 स्ट्रांगली हीटेड। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, है ना, और इक्वेशन लिखूंगा तो ये लिखूंगा मैं KClO3, एक रख इक्वेशन लिख रहा हूं, और ये लिख रहा हूं KCl और ये लिख रहा हूं O2। और मुझे इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती, मुझे नहीं आती इक्वेशन बैलेंस करना, बात समझे। तो सबसे पहले मैं यहां निकालूंगा कि वेट ऑफ O2 कितना बनेगा। सबसे पहले मैं यहां निकाल रहा हूं, जो मैं निकालने की सोच रहा हूं, दैट इज निकालने की सोच रहा हूं वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे कितना मिलेगा, है ना। तो अप्लाई देखो जरा कैसे करूंगा, अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन, अप्लाई POAC ऑन क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे POAC अप्लाई करेंगे। तो देखो जरा यहां लिखूंगा मैं 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 बराबर 2 इंटू मोल ऑफ O2 आया। अब मैंने लिखा 3 इंटू मोल ऑफ KClO3, तो यहां पे लिखूंगा वेट ऑफ KClO3 अपॉन GMM, है ना। और यहां लिखूंगा मैं 2 इंटू मोल की जगह अब लिखूंगा मैं वेट ऑफ O2 अपॉन GMM। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही होता है ना, गिवन वेट बाय GMM। आया, देखते जाओ कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। नाउ KClO3 का वेट 10 ग्राम दे रखा है, तो ये लिखूंगा मैं 3 इंटू 10 अपॉन KClO3 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 39, है ना। ये आ जाएगा आपका 39 और ये आ जाएगा 35.5 और ये आ जाएगा 3 इंटू 16 मतलब बोलो कितना, 48, है ना। तो मैं जरा डायरेक्टली आपको करके बता देता हूं फटाफट से, समय अपने पास कम रहता है थोड़ा। तो ये आया आपका 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये आ रहा है 122.5। तो यहां आ गया ये 122.5 मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 वेट ऑफ ऑक्सीजन को मान लो आप x, और ऑक्सीजन जो होता है वो 32 आता है। अरे बोलो आया। तो अगर मैं यहाँ पे x की बात करूं तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा या जो मेरा वेट ऑफ O2 आएगा, तो वेट ऑफ O2 मेरा आ जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 32 अपॉन में 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। दिख रहा है, सॉल्व करेंगे इसको अपन, है ना। तो W ऑफ O2 जो मेरे पास बनेगा, तो ये बना आपका 2 और ये बना कितना 16, तो 160 इंटू 3 तो 480 अपॉन में 122.5, है ना। तो 480 डिवाइडेड बाय 122.5 मेरे पास जो आ रहा है ये 3.9 आ रहा है, यानी W ऑफ O2 जो मेरा लगभग आ रहा है 3.9 ग्राम या 4 ग्राम के आसपास।
आप देखिए इक्वेशन को बिना बैलेंस करे इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब बोला केसीएल का अमाउंट बताओ, किसका अमाउंट बताओ, केसीएल का। तो केसीएल का अमाउंट बताना है तो या तो पोटेशियम पे पीओएसी लगा लो या क्लोरीन पे पीओएसी लगा लो, आपकी मर्जी है। या तो पोटेशियम पे लगा लो पीओएसी या फिर किस पे लगा लो, क्लोरीन पे। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई करेंगे हम, है ना। तो ये देखो दिखाते हैं, है ना। वेट ऑफ केसीएल निकालना सिखा रहा हूं अब मैं आपको। अब जो मैं निकालना सिखा रहा हूं वो निकालना सिखा रहा हूं आपको वेट ऑफ केसीएल। तो सेकंड अगर मुझसे किसी ने पूछा वेट ऑफ केसीएल, आपकी मर्जी है, आप एटम कंजर्वेशन चाहे तो पोटेशियम पे लगा लो, चाहे क्लोरीन पे लगा लो, चाहे पोटेशियम पे लगा लो, चाहे क्लोरीन पे लगा लो। बात समझे, केसीएल का मास पूछा है ना तो उसमें जो एटम है उस पे लगाओ। मास केसीएल का पूछा है तो मैं सीएल पे लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं, सीएल। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे इक्वेशन मुझे दिख रहा है KClO3 और यहां पे दिख रहा है KCl। तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KCl। 1 इंटू मोल ऑफ क्या दिख रहा है, KCl। तो ये आ जाएगा 1 इंटू वेट ऑफ KClO3 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 122.5 इक्वल टू आ जाएगा ये 1 इंटू वेट को ले लिया x और ये 39.5 ये आ रहा है आपका 39 प्लस 35.5 ये आ रहा है आपका 74.5 74.5 है ना। मोल्स की जगह लिख देना गिवन वेट बाय ग्राम। अब तो x बराबर या मैं वेट ऑफ केसीएल अगर लिखता हूं तो वेट ऑफ केसीएल आ जाएगा मेरा 10 इंटू 74.5 अपॉन में 122.5 74.5 अपॉन, है ना। इसको देखेंगे तो 745 आ जाएगा। ये वेट ऑफ केसीएल अपन देखेंगे तो 745 आ जाएगा और ये आ गया 122.5, है ना। तो 745 देखिए 745 डिवाइडेड बाय 122.5 इक्वल टू आ रहा 6.08। तो वेट ऑफ केसीएल बराबर कितना आ गया, 6.08 ग्राम। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने पीओएसी अप्लाई करके बिना इक्वेशन को बैलेंस करे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बिना इक्वेशन को बैलेंस करे मैंने आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इक्वेशन को बैलेंस भी नहीं करा और मैंने इक्वेशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पीओएसी कहते हैं। और आज मैं आपके लिए ना एक्चुअल बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास पीओएसी के। आज मैं आपको पीओएसी एकदम अच्छे से लगाना सिखा के जाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4 और बोला है 1 ग्राम, ठीक है। इसका वेट दे दिया 1 ग्राम। इज हीटेड विद NaOH, इज हीटेड विद NaOH, NaOH के साथ में इसको हीट करा। इज हीटेड विद क्या लिखा है, NaOH, है ना। थोड़ा सा जरा अपन अच्छा कलर वलर यूज कर लेते हैं। इज हीटेड विद क्या लिखा, NaOH, ठीक है सर। ये NaOH आया और NaOH के साथ में इसको हीट करा, ठीक है। द अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, ठीक है भाई, अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। तो मैंने बोला ये निकल गई अमोनिया गैस, अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। लिखा, ये लिखा अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, इज डीकंपोज बाय हीटिंग, इज डीकंपोज बाय हीटिंग, इसको हीट करा, इज डीकंपोज बाय हीटिंग और उससे मुझे मिल गई नाइट्रोजन गैस। इज डीकंपोज बाय हीटिंग और मुझे क्या मिल गई, नाइट्रोजन गैस। जरा देखो क्या कह रहे हैं ये, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे मैं आसानी से करूंगा। इज अलाउड टू कंबाइन विद कैल्शियम, इज अलाउड टू कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड, इज अलाउड टू कंबाइन विद कैल्शियम। चलो ये कैल्शियम के साथ हीटअप करा उसको और इससे मुझे मिला कैल्शियम नाइट्राइड, दैट इज CA3N2, ये मुझे मिला कैल्शियम नाइट्राइड। आपसे बोला है व्हाट विल बी द फॉर्म्ड, हाउ मच कैल्शियम नाइट्राइड, है ना। आपसे पूछा है हाउ मच कैल्शियम नाइट्राइड विल बी फॉर्म्ड विद 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब आदमी चकरा जाए ये क्वेश्चन देख के। आपसे पूछा है कि इसका वेट बताइए कितना बनेगा, इसका वेट बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के कोई भी विद्यार्थी चकरा जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी इतने बड़े क्वेश्चन में करना क्या है। मैं इसको चुटकियों में पीओएसी लगाऊंगा, चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा और क्या लगाऊंगा, पीओएसी। देखो जरा कैसे लगाऊंगा।
मुझे पता है नाइट्रोजन का एटम शुरुआत हुआ और नाइट्रोजन का एटम जो है वो वहां पे जाके खत्म हुआ। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा कि अप्लाई पीओएसी ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन देखो शुरुआत से लेकर अंत तक चला। अप्लाई पीओएसी ऑन कौन से एटम? नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे पीओएसी लगाओ। जब नाइट्रोजन एटम पे अपन पीओएसी लगाएंगे तो देखो जरा इधर, तो 2 इंटू मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट, 2 इंटू मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट बराबर 2 इंटू, है ना, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी देखो वहां पे 2 इंटू मोल ऑफ Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। 2 इंटू मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ, देख क्या दिख रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड। मैंने यहां पे नाइट्रोजन पे पीओएसी लगा दिया। अब 2 इंटू वेट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अमोनियम सल्फेट अपॉन जीएमएम ऑफ अमोनियम सल्फेट इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2 अपॉन जीएमएम। चलो ये 2 से 2 बोलो क्या हो गया, कैंसल। देखो जरा कितना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देखो कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसका 1 ग्राम दे रखा है, अमोनियम सल्फेट 1 ग्राम दे रखा है। अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं अपन। तो अमोनियम का होता है 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, 18 इंटू 2 तो हो गया 36 और ये 32 और ये 64, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 2 और ये आ गया 6 और 6 12 और ये 13, तो 132 के लगभग आ रहा है ये। अमोनियम देख लो, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 प्लस 4 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, उसके बाद सल्फर का 32, है ना, तो 132 आ रहा है ये। इसका मॉलिक्यूलर मास ये लिखा मैंने 132 अपॉन वेट को लिखा मैंने x, लिखा वेट को लिखा मैंने x और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं कैल्शियम नाइट्राइड का। तो कैल्शियम नाइट्राइड होता है Ca3N2, देखो तो कैल्शियम होता है 40 इंटू 3 प्लस 28, ये 40 इंटू 3 हो जाएगा 120 और ये 28 दैट इज इक्वल टू 148। कैल्शियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर मास 148, है ना, तो यहां कैल्शियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर मास बोलो क्या हो जाएगा 148। तो वेट ऑफ Ca3N2, वेट ऑफ Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड का वेट इक्वल टू आ जाएगा 148 अपॉन में 132, 148 अपॉन में बोलो कितना आ रहा है 132, तो ये आ जाएगा आपका 148 डिवाइडेड बाय 132, ये आ जाएगा 1.1 ग्राम इक्वल टू 1.1 ग्राम। तो आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जिसका स्टेटमेंट पढ़ने में ही अपन आधा भूल जाएं, वो क्वेश्चन आपका पीओएसी से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि शुरुआत नाइट्रोजन का एटम से हुई, अंत भी वही हुआ, इसलिए मैंने वहां मैं कैल्शियम पे नहीं लगा सकता था पीओएसी, क्योंकि कैल्शियम स्टार्टिंग में नहीं मिला मुझे, जो अंदर गया वही बाहर आना चाहिए, जो एटम जो सब्सटेंस अंदर गया वही प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, उस पर आप पीओएसी अप्लाई कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को 2 मिनट देखिए आप आराम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन और एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं ना, जैसे पीओएसी के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपन। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं अपन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहां मुझे बोला है x ग्राम ऑफ सिल्वर, x ग्राम ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर था, इसको डिसॉल्व करा HNO3 में, है ना, डिसॉल्व करा HNO3 में, और मुझे नहीं पता क्या बना, जो भी बना हो, यहां पे मैंने बोला कोई कंपाउंड बना, लेट्स से, यहां पे मुझे नहीं पता क्या बना, पर मैंने कहा कि भाई कोई कंपाउंड बना, मुझे मतलब भी नहीं कि इससे क्या बना, और बोला उसको ट्रीट करा एक्सेस ऑफ NaCl से, वो जो कंपाउंड बना है उसको ट्रीट करा एक्सेस ऑफ NaCl से, एक्सेस ऑफ NaCl से ट्रीट करा। एक्सेस ऑफ NaCl से ट्रीट करने से आपको जो मिला यहां पे वो मिल गया AgCl, है ना। सिल्वर को पहले HNO3 से रिएक्ट कराया,
उससे कुछ कंपाउंड बना और फिर उसको ट्रीट करा NaCl से, तो आपको मिल गया AgCl। मिल गया। अब इसमें पूछा है आपसे कि वेट ऑफ सिल्वर कितना है ना, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है, तो अपन सबसे पहले एक काम कर लो ना, इसको मैंने मान लिया x ग्राम और AgCl का मास मेरे को दे रखा है 2.87 ग्राम, ये दे रखा है मुझे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा जो एटम जिस पे लगाना है, आप सोचो किस पे लगाएंगे? जाहिर सी बात है सिल्वर पे लगाएंगे, POAC। जाहिर सी बात है कि मुझे POAC जो लगाना है वो किस पे लगाना है? सिल्वर पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि अप्लाई POAC ऑन, बोलो किस पर? सिल्वर। अप्लाई POAC ऑन सिल्वर, लगाया। और POAC सिल्वर पे लगाना है तो मैं कहां पे लगा रहा हूं? Ag और AgCl पे, इन पे POAC लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू मोल ऑफ Ag, 1 इंटू मोल ऑफ Ag बराबर यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू मोल ऑफ AgCl, 1 इंटू मोल ऑफ Ag बराबर लिखूंगा 1 इंटू मोल ऑफ क्या लिखा है? AgCl। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू वेट तो आ जाएगा इसका W और मॉलिक्यूलर मास होता है 80 एटॉमिक मास, ये आ जाएगा 1 इंटू AgCl का मास दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है? 2.87 ग्राम है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो AgCl का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 108 प्लस 35.5 अगर आप करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 143.5। बात समझे? कितना आ जाएगा? 143.5। देखिए, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सिंपल मेरे पास जो निकल के आ रहा है टर्म, वो निकल के आ रहा है कि वेट ऑफ सिल्वर अपॉन में 108 इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2.87 अपॉन में 143.5 आया। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, जरा फटाफट से मैं करके देख लेता हूं, है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये आ रहा है 108 इंटू ये आ रहा है 2.87 और डिवाइडेड बाय आ रहा है 143.5, है ना। तो ये लगभग आ रहा है 2.16 ग्राम। तो वेट ऑफ सिल्वर जो आ जाएगा वो 2.16 बोलो क्या आ जाएगा? ग्राम। ये हमारा सिंपल सा टर्म आपको देखने को मिला। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। आप देखिए बिना इक्वेशन को बैलेंस करें मैं किस तरीके से POAC लगा लगा कर क्वेश्चंस को फटाफट क्या कर दे रहा हूं? सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। POAC कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है POAC का, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो अभी तक देखिए अपन ने ये इतने सारे आइटम्स पे POAC लगाया, फिर हमने यहां भी लगाया, फिर हमने यहां भी लगाया, फिर यहां भी लगाया, और देखते चलो, और देखते हैं, है ना। एक दो अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं अपन, चलो, है ना। तो अपन यहाँ पे जब देखें तो लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन भी दिख रहा है मेरे को, है ना। क्या दिख रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। फिर अपन परसेंटेज वाले पे भी चलेंगे। ये कह रहा है कि 21.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन, कोई सिल्वर का कॉइन है, उसका वजन 21.6 ग्राम है। सिल्वर का सिक्का आपको दे दिया मैंने, चांदी का आपको एक सिक्का दे दिया कि ये लो भाई चांदी का सिक्का पकड़ो, और शर्फियां दे दी, अब बांट दिए ऐसे कि लो ले जाओ चांदी के सिक्के ले जाओ, सोना बहुत पैसा है, ठीक है। मैंने आपको एक सिल्वर का कॉइन दे दिया और उसका वजन मैंने बोला 21.6 ग्राम है, उसको HNO3 में डिसॉल्व कर दिया, है ना। ठीक है, देखते जरा क्या सिचुएशन क्या बन रही वो समझते हैं। कि मेरे पास सिल्वर का कॉइन, उसको डिसॉल्व कर दिया HNO3 में, मेरे पास सिल्वर का कॉइन, उसको डिसॉल्व किसमें कर दिया मैंने? HNO3 में, है ना। ये रहा ये सिल्वर का कॉइन और इसको डिसॉल्व कर दिया मैंने किसमें? HNO3 में। When NaCl is added to solution, all silver is precipitated. Just पीछे जैसा क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड बना, अब मुझे तो नहीं पता क्या कंपाउंड बना, जो भी कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड के अंदर बोला कि डाल दिया NaCl, तो NaCl जैसे डाला तो प्रेसिपिटेट होके मिला AgCl, प्रेसिपिटेट होके मिला AgCl, और बोला द वेट ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी 14.35 ग्राम। इसका जो वेट आया वो आया 14.35 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा समझना। सिल्वर का कॉइन था मेरे पास और उस पूरे सिल्वर के कॉइन का वजन था कितना? 21.6 ग्राम, है ना। सिल्वर कॉइन है, मैं थोड़ा यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं। सिल्वर का मेरे पास कॉइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और इसका वजन है 21.6 ग्राम।
और बोला ये सब सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ और AgCl इतना मिला। आपसे बोला है परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कॉइन, कॉइन के अंदर परसेंटेज ऑफ सिल्वर कितना है, मतलब इसका मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी भी है। जो सिल्वर का कॉइन जिसका वजन पूरा 21.6 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है पक्का। परसेंटेज प्योरिटी का सवाल आ गया, ये बात समझे, परसेंटेज प्योरिटी का सवाल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो ठीक है, चलता हूं मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अप्लाई POAC ऑन सिल्वर एटम। अप्लाई POAC ऑन कौन सा एटम, सिल्वर एटम। सिल्वर एटम पे POAC अप्लाई करेंगे। जब बच्चों में सिल्वर एटम पे POAC अप्लाई करूंगा तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये रहा सिल्वर है ना, मतलब मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे Ag और AgCl इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 इंटू मोल ऑफ Ag, 1 इंटू मोल ऑफ Ag इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ AgCl, 1 इंटू मोल ऑफ AgCl। अब 1 1 तो हटाओ, मोल ऑफ Ag है तो वेट ऑफ Ag अपॉन यहां पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास है ना, एटॉमिक मास लिखेंगे, हालांकि एटम है तो यहां पे लिखूंगा मैं GAM ऑफ सिल्वर है ना, यहां पे लिखूंगा मैं GAM ग्राम एटॉमिक मास, और यहां पे लिखूंगा मैं वेट ऑफ AgCl अपॉन में GMM ऑफ AgCl, ये आएगा। अब मेरे लाल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पे आता है कि सर जो वेट ऑफ AgCl है उसकी जगह 21.6 लिख दे क्या? गलत है वो। सिल्वर का कॉइन है ना, किसका कॉइन है? सिल्वर का कॉइन है आपके पास में, ये सिल्वर का कॉइन है, ये पूरे सिल्वर के कॉइन का वजन 21.6 ग्राम है, और ये लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर सिल्वर का परसेंट बताओ, दैट मींस कुछ इंप्योरिटी होगा इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी होगा पक्का। ये तो एक्चुअल वेट दिया है इन्होंने कि वो कॉइन का इतना वजन है, उसमें कुछ इंप्योरिटी है। तो हम यहां से प्योर सिल्वर का वजन निकालेंगे, पहले हम यहां से प्योर सिल्वर का वेट निकालेंगे। किसका वेट निकालेंगे? प्योर सिल्वर का। तो प्योर सिल्वर का जब वेट निकालते हैं तो वेट ऑफ Ag को मैंने माना x, यहां पे आ गया 108, ये आ गया आपका कितना, वेट ऑफ AgCl दिया है 14.35 और इसका होता है 143.5, ऐसा होता है। बात समझे कि नहीं समझे? 143.5 होता है ना। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 1/10। तो वेट ऑफ सिल्वर मेरे पास जो आया वो आया 10.8 ग्राम। वेट ऑफ सिल्वर 10.8 ग्राम। सिल्वर का जो सिक्का है उसका पूरा वजन था 21.6 ग्राम, लेकिन उसके अंदर सिल्वर आया 10.8 ग्राम, उसके अंदर सिल्वर आया 10.8 ग्राम, बाकी इंप्योरिटी है। तो अगर मुझे यहां पे परसेंटेज प्योरिटी निकालना हो, अगर मुझे निकालना है परसेंटेज प्योरिटी या दूसरी भाषा में परसेंट ऑफ सिल्वर, तो परसेंट ऑफ सिल्वर निकालेंगे। मास ऑफ सिल्वर जो आया, मास ऑफ कॉइन कितना है 21.6 इंटू बोलो 100, तो ये लगभग मेरे पास जो आएगा वो 50% के आसपास आएगा। लगभग मेरे पास कितना परसेंट के आसपास आएगा? 50% के उस पूरे कॉइन के अंदर सिल्वर मेरा 10.8 ग्राम ही है। तो आप देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो देखने में लग रहे हैं उसको हम POAC का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? चलते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपको। POAC मतलब स्ट्रांग हो जाना चाहिए। आप पूरा लेक्चर जब पढ़ के उठे तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ मेरा POC हो चुका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं एक और हम। और इस क्वेश्चन में देखें तो यहां लिखा है ये, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड डीकंपोजेस ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ऑक्सैलिक एसिड ऑन हीटिंग decomposes on heating to produce CO, CO2 and H2O. Calculate amount of each product when 20 gram of oxalic acid is heated. लाओ भाई देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं, है ना। देखो जरा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ऐसा दिखता है ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है कैलकुलेशन वाइज, और इसको हीट करा तो मुझे मिला CO गैस, मुझे मिला CO2 गैस, और मुझे मिला H2O, है ना, गैस ही मान लो।
और इसके वेट को मैंने बोला कि मुझे मिल गया x ग्राम, ये मुझे मिल गया y ग्राम, और ये मुझे मिल गया z ग्राम। आ गया। ऑक्सैलिक एसिड इनिशियली कितना ग्राम दे रखा है? 20 ग्राम दे रखा है। थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बता दूं तो आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से समझना। ये इनिशियली दिया हुआ 20 ग्राम, ये दिया मुझे x ग्राम, ये दिया मुझे y ग्राम, और ये दिया मुझे z ग्राम। मान लिया। ऑक्सैलिक एसिड है और बहुत सिंपल है। ऑक्सैलिक एसिड में आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज हीटेड। ठीक है, 20 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पे हर प्रोडक्ट बताइए कितना बनेगा। क्लियर है? तो जब इस टाइप का सवाल आए कैसे करना है, पीओएसी अप्लाई करके सिखा रहा हूं, है ना। तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं पीओएसी अप्लाई करके बता रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि अप्लाई, है ना, ये देखो अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, पीओएसी ऑन अप्लाई ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सैलिक एसिड, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं H2O, ऐसे लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ H2O। 2 इंटू मोल ऑफ क्या लिखूंगा मैं? H2O। चलिए, 2 इंटू ऑक्सैलिक एसिड का वेट आ जाएगा 20 अपॉन 90। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 90 होता है, गिवन वेट बाय जीएमएम, है ना। गिवन वेट बाय जीएमएम इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू वेट Z बाय 18, Z बाय 18। इसका जो वेट लिखा मैंने Z ग्राम लिखा ना। चलिए, ये 0 से 0 क्या हुआ? कैंसल। 4 बाय 9, ये आ गया 9, है ना। 2 9 18। तो आपके पास क्या बच रहा है? आप देखिए जरा, कैलकुलेशन थोड़ा सा शो कर देता हूं मैं आपको। तो ये बच रहा है आपके पास में 4 बाय 9 इक्वल टू, ये बच रहा है आपका Z बाय 9, Z बाय 9, ये 9 से 9 कैंसल। तो Z बराबर बोलिए कितना ग्राम? 4 ग्राम। ये देखिए पीओएसी अप्लाई कर दिया मैंने। Z बराबर 4 ग्राम, मतलब वाटर जो प्रोड्यूस हुआ वो 4 ग्राम प्रोड्यूस होगा। कुछ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं भाई, कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं पीओएसी से आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। करा? ठीक है। अब पीओएसी अप्लाई कर लो अपन कार्बन पे, है ना। आराम से समझ जरा, पीओएसी अप्लाई करेंगे कार्बन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपन क्या बनता है अपना कहानी। तो इस तरीके से देखेंगे अपन। तो पीओएसी ऑन बोलो कार्बन, तो कार्बन दो जगह आ रहा है। पीओएसी ऑन कार्बन, तो पीओएसी ऑन कार्बन मतलब COH होल ट्वाइस इज टू CO प्लस CO2। पीओएसी ऑन कार्बन, तो CO प्लस क्या दिख रहा है? CO2। करो सर अप्लाई। ठीक है सर, देखो जरा, तो मैं यहां लिखूंगा 2 मोल ऑफ OA, OA मतलब ऑक्सैलिक एसिड, 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो बराबर में लिखूंगा 1 इंटू मोल ऑफ CO प्लस 1 इंटू मोल ऑफ CO2। 1 इंटू मोल ऑफ CO प्लस 1 इंटू मोल ऑफ क्या आएगा? CO2। तो ये आ गया 2 इंटू 20 बाय 90, बराबर आ जाएगा ये x बाय 28 प्लस बराबर यहां पे आ जाएगा y बाय 44। ऐसे ही आएगा, x बाय 28 प्लस y बाय 44। इसको कैंसिल करा मैंने 0 से, तो ये आ गया आपका 4 बाय 9 आ गया। तो 4 बाय 9 बराबर x अपॉन 28, है ना, और y अपॉन बोलो 44, और इस इक्वेशन को मैंने मान ली 1। इस इक्वेशन को मैंने 1 मान ली 1, है ना। अभी दो अननोन वैल्यूज आ रही है, देखते जाओ क्वेश्चन को। अब मैं अप्लाई करूंगा, है ना, इसी में अप्लाई करता हूं मैं पीओएसी। पिछले वाला क्वेश्चन था, इसी में अपन अप्लाई कर रहे हैं। और मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ध्यान से देख। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं तीसरा, है ना, ये देखो अप्लाई कर रहा हूं मैं पीओएसी ऑन ऑक्सीजन, पीओएसी ऑन ऑक्सीजन। तो यहां पर था COH होल ट्वाइस, इधर मिल रहा है मेरे को CO, है ना, इधर मिल रहा है मेरे को CO2, और इधर मिल रहा है मेरे को H2O। अप्लाई करो, चलो देखो, यहां लिखेंगे अपन 2 ऑक्सीजन मतलब 4, 4 इंटू मोल ऑफ OA, OA मतलब ऑक्सैलिक एसिड, है ना। यहां लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ CO, 2 इंटू मोल ऑफ CO2, फिर 1 इंटू मोल ऑफ क्या लिखेंगे? H2O। ऑक्सीजन तीनों जगह है, तीनों जगह ऑक्सीजन है।
चलो 4 इंटू मैं करूंगा यहाँ पे 20/90 बराबर या करूंगा x अपॉन कितना 28 प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 44 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 इंटू z/18। भैया z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, पीछे निकाल चुके हैं अपन z की वैल्यू। ये देखो z की वैल्यू, z का वैल्यू देख लो ध्यान से, z बराबर 4 ग्राम आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आराम से समझा रहा हूं। z का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है हमारे पास में, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये आ गया आपका 8/9 आ रहा है यहाँ पे 4 इंटू, तो ये 8/9 यहां पे आप देखेंगे तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 22, तो ये आ गया x/28 है ना, प्लस y अपॉन 22 प्लस यहाँ पे 4/18 करा मैंने, तो ये आ गया 2/9। 4/18 मतलब 2/9, इसको इधर ले आइए तो 8/9 माइनस 2/9 इक्वल टू x अपॉन 28 प्लस y अपॉन बोलो कितना आ रहा है 22 है ना, और ये देखा तो 6/9 बना मेरे पास में। तो फाइनली मेरे पास जो आ रही इक्वेशन वो आ रही है 6/9 x/28 प्लस y बाय बोलो 22, और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन सेकेंड, दे दिया नाम है ना। अब इक्वेशन सेकेंड है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख जरा। इक्वेशन 1 मुझे मिली थी ये 4/9 है ना, इक्वेशन देखो क्या मिली थी मुझे 4/9 है ना, 4/9 बराबर x/28 है ना, और यहां पे मुझे मिल रही है प्लस y/44 प्लस y कितना है 44, ये इक्वेशन फर्स्ट थी है ना, और मेरे पास ये इक्वेशन सेकंड आ गई, कितनी आ गई बोलो 6/9 बराबर कितना आ रही है x/28 आया प्लस y/22, और ये इक्वेशन मेरी कौन सी आ गई सेकंड। अब यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं निकाल के बताता हूं है ना। तो अगर मैं x की जगह वैल्यू रखूंगा, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4/9 है ना, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास में 6/9 बराबर x/28 की जगह वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा 4/9 माइनस y/44 प्लस y/22, इसको इधर लाया मैं यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा ये 2/9 इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस y ये 44 और ये आ जाएगा 2y, सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2/9 बराबर y/44, तो y जो आया, y मतलब किसका मास, y मतलब किसका मास CO2 का मास, y मतलब किसका मास CO2 का है ना, तो CO2 का जो मास आ रहा है मेरे पास में वो आ जाएगा 2 इंटू 44/9 ग्राम्स। ये देखो, तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो आप POAC उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो POAC में समझाया उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। ये जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे अभी ऑक्सैलिक एसिड वाला है ना, इसको और भी तरीके से कर सकते थे, बट मेरा मेन टारगेट था कि आपको POAC बहुत अच्छी तरीके से समझाना। ये हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे है ना, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली POAC से था, और अब मैं थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अभी वैसे मैंने थोड़ा सा ना आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा, मैंने लाइट्स को ऑफ किया, बहुत ज्यादा लाइट्स हो रहा था, तो ज्यादा लाइट्स हो जाता ना तो थोड़ा पढ़ाने में क्या दिक्कत आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लासेस भी अच्छी लग रही होंगी है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, परसेंटेज यील्ड के बारे में, कि सर परसेंटेज यील्ड क्या होता है, क्या मतलब होता है परसेंटेज यील्ड का, हम इससे क्या समझते हैं है ना। तो मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है। मान लो हमने पढ़ाई करी और हमारा टारगेट था 100% मार्क्स स्कोर करना। बात समझे, हमने पढ़ाई करी और हमारा टारगेट था कि हम 100% मार्क्स स्कोर करें, लेकिन हमारा एग्जाम हुआ और हमें जो मार्क्स आया वो लेट से 70 आए, तो हमारा जो यील्ड आया, हमारा जो आउटपुट आया वो कितना परसेंट की एफिशिएंसी के साथ आया 70%। तो परसेंटेज यील्ड में अपन जब बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ratio of actual product produced to the theoretical amount of product। बात समझे, एक्सपेरिमेंटली
आपने लेट से फॉर को मैं कहता हूं कोई रिएक्शन हुई है ना, मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक इस टाइप से कोई रिएक्टेंट था और इस रिएक्टेंट से मुझे मिला प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट से मुझे मिला प्रोडक्ट, मेरी बात समझे, और रिएक्टेंट से मिला प्रोडक्ट, और मैं कहता हूं कि मैंने जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा है ना, तो एक्सपेरिमेंटली मैंने पाया कि भाई ये मुझे मिला लेट से 40 ग्राम, है ना, 40 ग्राम मिला, और मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने अप्लाई करा किसका कॉन्सेप्ट ये बताइए, स्टोइकियोमेट्री का, और स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करा और मेरे को समझ में आया कि जो मेरा प्रोडक्ट आना था वो आना था 50 ग्राम्स, मेरे को प्रैक्टिकली तो 40 ग्राम्स मिला, और स्टोइकियोमेट्री के थ्रू मैंने कैलकुलेट किया तो वो मुझे मिला 50 ग्राम, मतलब थियोरेटिकली 50 ग्राम आना था। स्टोइकियोमेट्री लगाया, अप्लाई करा, मोल टू मोल रिलेशन, मास टू मास रिलेशन, तो जो मेरे पास थियोरेटिकल प्रोडक्ट आया वो आया 50 ग्राम, और एक्चुअल मेरे पास आना था कितना, 40 ग्राम, है ना, एक्चुअल जो आया वो 40 ग्राम आया है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज यील्ड निकालूं, तो अगर मैं इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड निकालूं तो ये मेरा आ जाएगा एक्चुअल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन थियोरेटिकल इनटू 100, दैट इज यहाँ पे 2 आया, तो फाइनली मेरा जो आंसर आया वो कितना परसेंट आया, 80%। यानी परसेंटेज यील्ड की बात क्या कर रहे हैं अपन, कि अपन ये चेक कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन अगर आपको दी है और स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आप देखते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से उसमें कुछ प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास, तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से आपके पास कुछ प्रोडक्ट आया कैलकुलेशन करके कॉपी पे, और प्रैक्टिकली आपने वो करके देखा तो प्रोडक्ट कुछ और आया, अमाउंट कुछ और आया, तो उन दोनों का रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब अपन लिखते हैं तो उसको अपन कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड की जब मैं बात करता हूं, है ना, मैं जब बात करता हूं किसके बारे में, परसेंटेज यील्ड की जब मैं बात करता हूं, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मेरी बात समझे, अपॉन में थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अपॉन में थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ क्या लिखा है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या करा है, 100। तो ये आपका जो रहता है, ये आपका जो रहेगा, है ना, ये दे जाएगा आपको परसेंटेज यील्ड, यही आपका जो रहता है ये आपको देता है कौन सा यील्ड की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन में थ्योरेटिकल अमाउंट, वो क्या कहलाता है, परसेंटेज यील्ड। इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं मैं आपके लिए, है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बोला इस टाइप से कि मुझे बोला गया यहां पे, आराम से देखिए आप क्या बोला है, ऑन कंबस्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन 18 ग्राम ऑफ CO2 वाज ऑब्टेन्ड, 6 ग्राम कार्बन को जलाया तो 18 ग्राम CO2 मिला, देन फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, है ना। ठीक है भाई, तो देखते हैं जरा क्या होगा, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने कार्बन मेरे पास सॉलिड था, यहां पर मेरे पास O2 मेरा गैस था, और दोनों से मिलकर मुझे मिला CO2 गैस, दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है CO2 गैस, है ना। कार्बन की बात करूं तो अगर मैं मोल टू रिलेशन लिखता हूं तो ये मेरे पास 1 मोल आ रहा है, ये भी मेरे पास 1 मोल आ रहा है, और ये भी मेरे पास जो आ रहा है वो 1 मोल आ रहा है, और मुझे रिलेशन दो चीजों में पूछा है उनको ले लेता हूं मैं, तो एक मुझे रिलेशन कार्बन का पूछा और एक मुझे रिलेशन पूछा है CO2 का। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन कंबस्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन 18 ग्राम ऑफ CO2 वाज ऑब्टेन्ड, है ना, 18 ग्राम ऑफ CO2 वाज ऑब्टेन्ड। तो यहां पे आप देखें 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, और यहाँ पे रिलेशन आपसे पूछा है कार्बन और CO2 का। और मुझे एक बात यहाँ क्लियर दिख रही है कि जब मेरा कार्बन ये 12 ग्राम है तो मुझे यहाँ पे पता है ये 44 ग्राम मिल रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास है। जब मेरा कार्बन 12 ग्राम है तो ये मेरा 44 ग्राम मिल रहा है। तो जब मेरा कार्बन यहाँ पे 6 ग्राम है तो ये मुझे मिलेगा x, तो वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, है ना, अगर मुझे निकालना है वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ये जो भी अप्लाई कर रहा हूं ना, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं स्टोइकियोमेट्री, और मैं जो ये मास निकाल रहा हूं, मेरा जो भी मास आएगा वो थियोरेटिकल मास आएगा, यहां पे मेरा जो भी मास आएगा वो मेरा मास कौन सा वाला आएगा, थियोरेटिकल मास।
मैं यहां जो भी अप्लाई कर रहा हूं उसको अपन कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, और मेरा जो भी यहां पे मास आएगा वो मास मेरा थियोरेटिकल मास आएगा। तो वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन निकालना है अगर मुझे, है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज वेट ऑफ क्या निकालना है, CO2 ऑब्टेन। तो बड़ा सिंपल करूंगा मैं, 12/6 बराबर करूंगा 44/W ऑफ CO2। 12/6 बराबर 44/CO2। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये कैंसिल होकर 2 आया, और W ऑफ CO2 अगर मुझे निकालना है तो W ऑफ CO2 आ जाएगा 44/2 आ जाएगा, कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 22 ग्राम। अब ये जो मेरा मास आया बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो मेरा मास आया है, क्योंकि मैंने स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करा, तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करा तो ये जो मेरा मास आया है इसी को हम कहते हैं थियोरेटिकल मास। ये जो मेरा मास आया है इसी को अपन कहते हैं थियोरेटिकल मास। बात समझे? आपको जो दे रखा है वो तो आपका एक्चुअल मास है, वो तो आपका एक्चुअल मास है जो प्रैक्टिकली आपने करके निकाला। देखो ना, ऑन कंबस्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन 18 ग्राम ऑफ CO2 was obtained। on combustion of 6 gram of carbon 18 gram of CO2 was obtained, then find percentage yield of reaction। तो मैंने यहां पे अप्लाई की स्टोइकियोमेट्री, ये मैंने अप्लाई की स्टोइकियोमेट्री, और यहां से निकला मेरा थियोरेटिकल मास। और जो मुझे गिवन है, जो मुझे गिवन है यहां पे, ये गिवन है ना, 18 ग्राम ऑफ CO2 was obtained, 18 ग्राम CO2 मिला था, ये कौन सा मास है, एक्चुअल। तो परसेंटेज यील्ड निकालना है ना, तो परसेंटेज यील्ड अगर मुझे निकालना है, परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो बड़ा सिंपल अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास, है ना, एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास इनटू, बोलो क्या करूंगा मैं, 100 आया। तो परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल मास मेरा कितना ग्राम आ रहा है, 18 ग्राम, और आना कितना चाहिए था, 22 ग्राम, यहां से मिल गया, यहां से मिल गया 22 ग्राम, है ना। मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या कर रहा हूं, बोलो 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 29, ये आ गया 211, है ना, ये आ गया आपका 900 बाय, बोलो कितना आ गया, 11। ठीक है, इसको अपन जरा फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। तो 900/11 एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालू मैं तो ये आ रहा है आपका 81.8%। मतलब यहां मेरी जो परसेंटेज यील्ड आ रही है वो 81.8, बोलो क्या आ रही है, परसेंटेज। तो इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड के सवालों को सिंपल फॉर्म में, सिंपली इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जब तक मैं पानी की सेवा ले लूं, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, सही बताओ मेरे को। अब तो अपने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कंटेंट अपन ने देख लिया, अच्छा कंटेंट देखा अपन ने, अच्छे क्वेश्चंस दिखे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ अमोनिया, देन फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़े आराम से दोबारा से, है ना, और आप इसको देखें जरा। जब मैं इसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके दे रहा हूं तो नाइट्रोजन गैस रहा है मेरे पास, साथ में मेरे पास हाइड्रोजन गैस रहा है, और दोनों से मिलकर मिल रहा है 2NH3, है ना। ये गैस आ रहा है और यहाँ पे बोलो क्या आ रहा है, 3, है ना। पहला नाइट्रोजन गैस है, फिर हाइड्रोजन गैस है, और दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, 2NH3। तो आप देखो जरा, इसका एक्चुअल वेट गिवन है आपको कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें अमोनिया जो है वो 28 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रहा है। इस रिएक्शन में आपको 28 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल जा रहा है, कह रहे हैं ना, if 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 28 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रहा है ना। तो अगर ये मिल रहा है तो ये अमोनिया का आपको एक्चुअल वेट गिवन है, ये अमोनिया का आपको एक्चुअल वेट गिवन है। अब एक्चुअल वेट अगर गिवन है तो पहले मैं थ्योरेटिकल या स्टोइकियोमेट्री से वेट निकालता हूं। तो मैं देखता हूं यहाँ पे ये 1 मोल आ रहा है ना, यहाँ पे देखता हूं मैं 3 मोल आ रहा है, और यहाँ पे देखता हूं मैं 2 मोल आ रहा है। अब मुझे जो गिवन है और जिसके बारे में पूछा उसको देख लो। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है और अमोनिया, इसके बीच में रिलेशन बोला है। तो पहले मैं यहां देखता हूं, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है ना, पहले अपन मोल रिलेशन निकाल लो। तो 28 ग्राम है यहाँ पे, और यहां मुझे मिल रहा है 34 ग्राम, है ना। तो दिया भी 28 ग्राम है ना। तो इसका वेट बोलो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ NH3। अच्छा, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं,
सर वेट ऑफ NH3 तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ अमोनिया, वो तो गिवन है, तो फिर आप अननोन क्यों रख रहे हो भाई मेरे? ये जो आपको गिवन है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया वेट है कि इतना मिला था रिएक्शन में, और हम इससे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरेटिकली मिलना कितना चाहिए था, ये तो वो जो मिला है। आया समझ में? तो 28 ग्राम से 34 मिल रहा है अमोनिया, तो ये अपन सॉल्व करेंगे तो 28 से 28 कैंसल, तो वेट ऑफ अमोनिया जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं थियोरेटिकल वेट इक्वल टू आया 34 ग्राम, इतना मिलना चाहिए था, इतना वेट आपको मिलना चाहिए था। लेकिन मिल कितना रहा है सवाल के हिसाब से? तो सवाल के हिसाब से मुझे केवल 28 ग्राम ही मिल रहा है। सवाल के हिसाब से मुझे केवल कितना ग्राम मिल रहा है? 28 ग्राम ही मिल रहा है ना? तो अपन अब यहां पे फिर से हमारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज परसेंटेज यील्ड, है ना? तो परसेंटेज यील्ड मतलब एक्चुअल वेट ऑफ प्रोडक्ट, आया समझ में? एक्चुअल वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कौन सा बोलो? थ्योरेटिकल वेट ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या दिख रहा है? थ्योरेटिकल वेट। थ्योरेटिकल वेट मतलब स्टोइकियोमेट्री से निकाला गया, समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या करोगे? 100। लगाया फॉर्मूला। तो परसेंटेज यील्ड जब निकालना है मुझे, तो एक्चुअल वेट तो 28 है, आना चाहिए था 34, इंटू बोलो क्या करेंगे? 100, है ना? तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 2800 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 34, ये आ रहा है 82.3। तो परसेंटेज यील्ड जो आ रहा है मेरा यहाँ पे वो बराबर आ रहा है 82.3%। परसेंटेज यील्ड मेरा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 82.3%। तो इस टाइप से आप परसेंटेज यील्ड के सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो देखो हमने पीओएसी समझा पूरा, है ना? आज के इस लेक्चर में हमने पूरा पीओएसी समझा अच्छे से, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, हमारा जो लेक्चर नंबर 14 था, है ना? पीओएसी क्या होता है, फिर मैंने इसमें आपको खूब सारे एग्जांपल बताए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए, ठीक है? एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया मैंने आपको। उसके बाद हम आगे बढ़े तो मैंने आपको फिर ये परसेंटेज यील्ड बताया कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर के लगभग एंड पर हम आ गए हैं, जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो अपन ये लॉ वैसे पढ़ चुके हैं, दिया गया था लेवोसियर के द्वारा एंड लेंडोल्ट के द्वारा, है ना? लेवोसियर एंड टेस्टेड किसने किया था? लेंडोल्ट, है ना? और लॉ हमें पता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन में, है ना, इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। फॉलो अगर करवाना चाह रहे हो तो सबसे पहली बात, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, नॉट एप्लीकेबल ऑन, बात समझे? नॉट एप्लीकेबल, अप्लाई ही नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल ऑन कौन सी इक्वेशन बोलो? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मेरी बात समझ आ रहे हैं? नॉट एप्लीकेबल ऑन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल किस पर होता है ये बताइए? बैलेंस्ड इक्वेशन पर, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल सा रूल है, मैं बताता हूं। तो भाई किसी भी रिएक्शन में आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, है ना? और रिएक्टेंट से मिलकर आपको बोलो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से मिलकर क्या बनेगा? प्रोडक्ट, है ना? तो वेट ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बात समझे? वेट ऑफ रिएक्टेंट ऑन बोलो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा इक्वल टू आएगा वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट का वेट लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के वेट के बराबर राइट हैंड साइड पे। अब जितनी भी केमिकल इक्वेशंस देखेंगे विच आर बैलेंस्ड, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस विच आर बैलेंस्ड, अगर वो बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखना,
वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा होगा। मैं एग्जांपल्स बताता हूं खूब सारे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो लेट्स से कि मेरे पास ये पहला एग्जांपल है। यहाँ पे आया सी सॉलिड, यहाँ पे O2 दिख रहा है गैस, और इससे मिलकर बन रहा है CO2 गैस। आप देखिए ध्यान से तो ये 1 मोल है ना। यहाँ पे भी देखे तो ये भी 1 मोल आ रहा है, और यहाँ पर भी देखे तो ये भी क्या आ रहा है 1 मोल है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 12 ग्राम है, यहाँ पर आप देखें ये 32 ग्राम है, तो यहाँ पर आप देखें 44 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो मास आ रहा है वो डेफिनेटली किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर। जितना मास कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। और देखते हैं अपन, और देखते हैं बच्चों, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मानो कि एक एग्जांपल ऐसा दिया, N2 दिया गैस, प्लस यहां पे आ रहा है 3H2 गैस, और दोनों से मिलकर बन रहा है 2NH3, और ये भी गैस है। आ गया। आप देखें तो ये मेरे पास आ रहा है 1 मोल, आप देखें तो ये मेरे पास आ रहा है 3 मोल, आप देखें तो ये मेरे पास आ रहा है 2 मोल्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 मोल, 2 मोल और 3 मोल्स आ रहा है। अब 1 मोल मतलब कितना ग्राम से बोलो, 28 ग्राम। यहां पे देखेंगे तो 6 ग्राम। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 34 ग्राम, मतलब मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मास ऑन राइट हैंड साइड। मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मास ऑन राइट हैंड साइड, मतलब इन दोनों एग्जांपल से हेंस प्रूव्ड की वेट ऑफ रिएक्टेंट है ना इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं, ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं, ये अप्लाई होगी केवल और केवल कौन सी इक्वेशंस के ऊपर, बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर। ये चीज अप्लाई होगी कौन सी इक्वेशन पर, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो यहां आप देखिए बड़ा सिंपल अपन ने कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल अपन ने फंडा समझा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, आराम समझ, weight of BaCl2, what weight of BaCl2 would react with 24.4 gram of sodium sulfate to produce 46.6 gram of barium sulfate and 23.4 gram of sodium chloride। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो BaCl2 बोला है, इसका रिएक्शन ये लोग करा रहे सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 से आपको मिल रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इज BaSO4, और साथ में मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। और हमें पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। मास ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बात करूं तो BaCl2 का मास निकालना है, तो x मान लिया मैंने, Na2SO4 का मास दिया है 24.4 ग्राम, 24.4 ग्राम, BaSO4 का मास 46.6 ग्राम आया, और इसका मास कितना आ रहा है 23.4 ग्राम, 23.4 ग्राम। हमें पता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल टू वेट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करूं तो ये करूंगा मैं x प्लस 24.4 इक्वल टू आ जाएगा 46.6 प्लस 23.4, ऐसे करेंगे, है ना। ये कितना आ गया 46, और ये आ गया 69, 69 और ये आ गया 70, है ना। तो x प्लस 24.4 बराबर बोलो कितना आ गया 70 आ गया। तो x बराबर बोलो कितना आ जाएगा आपका 70 माइनस 24.4 ग्राम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉलोइंग बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जितना रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आप देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बनते हैं। आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगा। डाउट्स वगैरह कुछ आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में मिलता ही हूं मैं आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं।
आप देखेंगे इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ क्या दिख रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। इट वाज गिवन बाय प्राउस्ट। साइंटिस्ट के नाम उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा पता रहे तो अच्छा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवोसियर ने, और ये किसने दिया, प्राउस्ट ने, है ना। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कोई कंपाउंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आपको मिल सकता है। जैसे जैसे मैं कहता हूं मेरे पास वाटर है, तो वाटर मैं रिवर से ला सकता हूं, वाटर मैं वेल से ला सकता हूं, वाटर मैं सी से ला सकता हूं, वाटर मैं टैप से ला सकता हूं, है ना। वाटर अपन एक काम करते हैं, रेन वाटर भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मैं लेकर आया, वाटर ऑब्टेन्ड, है ना। कंपाउंड कैप्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब आप वाटर को बना भी सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से। सोर्सेस तो हैं, ये तो सोर्सेस हैं, लेकिन डिफरेंट रिएक्शन से भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं वाटर, ध्यान से देखना, है ना। ये तो मैं अलग अलग जगह से लेके आया, लोकेशन से। सोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों से मिलकर मैंने H2O बना लिया, है ना। फिर लेट से मैंने कहा HCl प्लस NaOH, इसका रिएक्शन कराया तो मुझे मिला NaCl प्लस H2O। ये दो अलग अलग टाइप से मैंने बनाया, वाटर बना लिया। तो क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट रिएक्शन। डिफरेंट सोर्सेस से कंपाउंड मिल सकता है, डिफरेंट रिएक्शन से कंपाउंड मिल सकता है, बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन सेम। बट द रेशियो ऑफ but the ratio of each component remains same by weight, that is it does not depends upon the method of its preparation or source from which it has been obtained। कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, कैसे बनाया है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर दो एलिमेंट आपके कंपाउंड्स में हैं, अगर आपके दो एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उनका जो वेट का प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे समझ क्या कहना चाह रहा है ये बात को, ये कहना चाह रहा है कि जब मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। तो हाइड्रोजन मेरा यहां पे लग रहा है 2 ग्राम और ऑक्सीजन मेरा लग रहा है यहां पे 16 ग्राम। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन आपको हमेशा ही 2 ग्राम लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन हमेशा ही 16 ग्राम लेना पड़ेगा। इसके अंदर कोई बार्गेनिंग जैसी चीज नहीं हो सकती कि सर 15.5 ग्राम ले लो, हिसाब से लगा लो, सर 1.5 ग्राम ले लो हाइड्रोजन, सर 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन बहुत है हमारे पास, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, जब भी दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, उनका बाय वेट प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, है ना। एक एग्जांपल और बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास आप CO2 लेके आए, CO2 दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड लाए। अब जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड लाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो अगर इसमें दोनों एलिमेंट का रेशियो निकालू तो C/2O लिखूंगा, मतलब 12:2 में लिखूंगा 32 लिखूंगा। मतलब कि फॉर एवरी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, for every 12 gram of carbon you require 32 ग्राम of oxygen। हर 12 ग्राम कार्बन के लिए आपको 32 ग्राम क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। मतलब आप किसी भी सोर्स से लाए, किसी भी मेथड से बनाए, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, है ना। तो मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के देता हूं आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के देता हूं मैं। क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के देता हूं कि एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय क्या लिखा, मास। जब भी एलिमेंट कंबाइन होंगे दे विल कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो हमने
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मास देखा और प्रोपोर्शन देखा। लास्ट हम देखते हैं दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करता हूं, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आराम समझ। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, है ना, साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिया था लेवोसियर ने, कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने, और मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? जॉन डाल्टन। क्या कह रहा है? whenever two element combine together to form a compound, whenever two elements combine together to form a compound, जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं to form a compound, the mass of one element, एक एलिमेंट का मास, whenever two elements combine together to form a compound, mass of one element remain fixed, mass of one element remain fixed, other bears a simple ratio, mass of one element remain fixed, other bears a simple ratio to one another, other bears a simple ratio to one another। समझाता हूं मैं आपको इसका एग्जांपल। जैसे मानिए एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, कार्बन मेरा एक एलिमेंट है और कार्बन मेरा एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को मैं कंबाइन कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। तो जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो ये दो चीजें बनाएंगे, एक बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि whenever two elements combine together to form a compound, whenever two elements combine together to form a, क्या लिखा है? कंपाउंड। तो क्या कह रहा है? मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन फिक्स्ड, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होता है। अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होता है, अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो, मतलब ये होता है कि यहां आप देखेंगे तो ये आपको रेशियो आ रहा है 12:16 और यहां आप देखेंगे तो रेशियो आ रहा है 12:32, है ना। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे कार्बन का जो मास है 12 है, फिक्स्ड है, यहां पे कार्बन का मास है 12 है, फिक्स्ड है। लेकिन ऑक्सीजन का मास देखे यहां पे हुआ 16 और यहां पे हो गया 32, 1:2 का रेशियो आ रहा है। whenever two elements combine together to form more than one compound, whenever two elements combine together to form more than one compound, तो एक का मास फिक्स रहेगा, दूसरा सिंपल रेशियो में बढ़ता है। तो देखिए ना यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे कितना था 16 और यहां मेरा ऑक्सीजन बोलो कितना आया 32, सिंपल रेशियो में बढ़ा। सर और एग्जांपल? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल देखें आप। और एग्जांपल बताऊं मैं, लेट्स से सल्फर और ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड एग्जांपल में, एक एलिमेंट मेरा सल्फर और एक एलिमेंट मेरा कौन? ऑक्सीजन। एक एलिमेंट मेरा सल्फर, एक एलिमेंट मेरा कौन है? ऑक्सीजन। आपस में कंबाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे तो भाई मेरे एक बनाया SO2, एक बनाया SO3 आया। अब अगर मैं यहां पे देखूं मास का रेशियो, अगर मैं यहां पे देखूं तो 32:32 आ रहा है, 32:32 आ रहा है। लेकिन यहां पर 32 बोलो कितना आ रहा है 48। मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन फिक्स्ड, एक एलिमेंट का मास फिक्स है। देखिए सल्फर का मास फिक्स है, सल्फर का मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास सिंपल रेशियो में बढ़ता जा रहा है। पहले कंपाउंड में 32 था, दूसरे में 48 हो गया, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। सिमिलरली आपको मैं आगे बताऊं तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपको इसमें सब जगह को देखना पड़ेगा और वो है आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड बन सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कई सारे ऑक्साइड, NO, फिर बोलो N2O, फिर N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बेस्ट एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो N2 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 सब में फिक्स, ऑक्सीजन का मास बढ़ रहा है 1 3 4 5, दिख रहा है। मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन फिक्स्ड एंड अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो। तो ये था हमारा मूल कॉन्सेप्ट जिसमें आज मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए। 3 टॉपिक में मैंने आपको बताया POAC,
है ना। पीओएसी के बाद बताया मैंने परसेंटेज यील्ड और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू।